So over here we are having the questions related to the CIIB unit, the last read from the module D, and from day after tomorrow onwards we'll be starting with the retail banking. तो जल्दी से ही हम रिटेल बैंकिंग के जो कोर्सेज हैं उनको यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे. ओके, सो लेट मी चेंज द फाइल ओवर हियर सो दैट वी कुड प्रोसीड. एंड फर्दर साथ के साथ अगर आप पेड मेंबर हैं यानी कि आप प्रीमियम मेंबर हैं तो डेफिनेटली आपको केस स्टडीज़ का एक्सेस भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा ABM, BFM एंड फर्दर रिटेल बैंकिंग के लिए. ठीक है, तो ABM, BFM रिटेल बैंकिंग की जो केस स्टडीज़ हैं वो भी फर्दर एक्सेस जो है आपको वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा. अल्दो इस पैक में भी केस स्टडीज़ कवर्ड है, बट आपके लिए अलग से केस स्टडीज़ भी इस पैक में अवेलेबल रहेंगी जिनको आप अपने हिसाब से गो थ्रू कर सकते हैं. Okay, so the question number 1 over here it says which of the following does not explain the interest rate risk. कौन सी जो चीज़ें हैं वो इंटरेस्ट रेट रिस्क को यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करती हैं. ऑप्शन 1 it says it is the exposure of bank's financial condition to adverse movement of interest rates. It refers to volatility in the net interest income. Forex risk, concentration risk do exemplify the interest rate risk. Or option D that it refers to variations in the net interest margin. Which of the following would be the right answer in this regard? And जल्दी से जल्दी यहाँ पर आंसर पोस्ट कर दीजिए. एंड फटाफट से यहाँ पर आंसर आपको पोस्ट करना है. सो डू लेट मी नो व्हाट वुड बी द आंसर ओवर हियर. तो पहली चीज़ ये समझिएगा कि इंटरेस्ट रेट रिस्क होता क्या है. देखिए, जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट की आपके पास जो इंटरेस्ट रेट रिस्क है उसकी एडवर्स मूवमेंट होगी. कहने का मतलब है कि जिस तरह से आप चाहते हैं कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो, इंटरेस्ट रेट वैसा इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहा, लेकिन उसके ऑपोजिट यहाँ पर कम ज़्यादा हो रहा है, तो डैट विल बेसिकली उसे हम क्या कहेंगे, वी विल नेम इट एज कि एडवर्स मूवमेंट हुई है. जब एडवर्स मूवमेंट होगी तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर लॉस हो सकता है. तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर लॉस हो सकता है. दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू व्हाट, दैट इज द इंटरेस्ट रेट रिस्क. तो इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या रहता है, इट इज बेसिकली रिलेटेड टू एडवर्स मूवमेंट ऑफ द इंटरेस्ट रेट्स. दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ये ऑप्शन तो यहाँ पर जो है हमारे पास ये करेक्ट हो गई है. ऑप्शन बी सेज इट रेफर्स टू वॉलेटिलिटी इन द नेट इंटरेस्ट इनकम, यानी कि जो आपकी NIM है, नेट इंटरेस्ट इनकम है. मान लीजिए पहले आप 9% अर्न कर रहे थे, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया तो आपका स्प्रेड बढ़ गया. ठीक है, यानी कि आप मान लीजिए बैंक जो है अपने डिपॉजिट्स के ऊपर, लाइबिलिटीज़ के ऊपर 7% पे कर रहा था एंड फर्दर 9% रिसीव कर रहा था अपने एसेट्स के ऊपर. तो NIM क्या होगा, जो नेट इंटरेस्ट इनकम, नॉट NIM, इट इज़ NII. तो नेट इंटरेस्ट इनकम क्या होगी यहाँ पर, इट विल बी 2%. ठीक है, लेकिन अब अगर यहाँ पर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया, लेट से कि ये तो फिक्स्ड था, अब ये लोन के ऊपर फ्लोटिंग रेट था, ये इंक्रीज हो गया. ठीक है, अभी हो गया 11%. इन दैट केस आपका स्प्रेड जो था वो अब 4% हो गया, तो आपकी इनकम जो है वो यहाँ पर इंक्रीज हो गई है. ठीक है, तो यहाँ पर ये बेसिकली वॉलेटिलिटी किस चीज़ से रिलेटेड है, नेट इंटरेस्ट इनकम से रिलेटेड है. जब भी हम रिस्क की बात करते हैं, हम प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस की बात करते हैं, यानी कि हमें कितना लॉस हो सकता है उस चीज़ के बारे में, उसके बारे में बात करते हैं. तो एब्सोल्युटली दैट इज आल्सो करेक्ट ओवर हियर. तो ये चीज़ भी यहाँ पर क्या हो गई, सही हो गई है. तो आदित्य जी ने यहाँ पर सबसे पहले आंसर दिया है रिलेटेड टू कि ऑप्शन सी सही आंसर, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट ओवर हियर. क्योंकि यहाँ पर एक सिंपल सी चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर फॉरेक्स रिस्क हो गया, कंसंट्रेशन रिस्क हो गया, ये बेसिकली अलग चीज़ है. फॉरेक्स रिस्क बेसिकली, फॉरेक्स रिस्क में आपके पास इंटरेस्ट रेट रिस्क हो सकता है, लेकिन कंसंट्रेशन रिस्क जो है वो आपका यहाँ पर इंटरेस्ट रेट रिस्क को एज सच एग्जाम्पलीफाई नहीं करता है. ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर वो सही नहीं है. ऑप्शन डी इट सेज इट रेफर्स टू वेरिएशंस इन नेट इंटरेस्ट मार्जिन, यानी कि जो NIM में आपके पास कमी आती है, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा था. अब उसमें जब आपके पास कमी आ जाएगी, दैट आल्सो रेफर्स टू द इंटरेस्ट रेट रिस्क. तो आपके पास एडवर्स मूवमेंट्स हो जाए या फिर NIM की आपके पास वॉलेटिलिटी हो जाए, दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू व्हाट, दैट इज रिलेटेड टू द इंटरेस्ट रेट रिस्क ओवर हियर. तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन सी. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इन दिस रिगार्ड. आई होप आपको यहाँ पर कोई भी इशू नहीं रहा होगा. तो नाउ लेट्स मूव फर्दर टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2. इट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ इंटरेस्ट रेट रिस्क. तो कौन से यहाँ पर सोर्सेज है हमारे पास इंटरेस्ट रेट रिस्क के, एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क, यील्ड कर्व रिस्क, स्ट्रेटेजिक रिस्क, सिस्टमैटिक रिस्क, नेट इंटरेस्ट पोजीशन रिस्क. विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी रिलेटेड टू दोस. तो जल्दी से जल्दी आपको यहाँ पर आंसर पोस्ट करना है कि हमारे पास यहाँ पर सोर्सेज क्या है, यहाँ पर सोर्सेज क्या रहते हैं. ठीक है, उनके बारे में आपको बताना है. तो डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास रिस्क होते हैं. ठीक है, तो उनमें से नेट इंटरेस्ट, आपको जो आपके पास इंटरेस्ट रेट रिस्क है उनसे रिलेटेड बताना क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं जहां से रिस्क आ सकता है. फर्स्ट ऑफ ऑल इट सेज एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क. फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क.
देखिए जहां पर प्री पेमेंट के ऊपर कोई भी पेनल्टी नहीं है, लेट्स से कि प्री पेमेंट आप कर सकते हैं अपने लोन अकाउंट में एंड देयर इज नो पेनल्टी। अब जहां पर प्री पेमेंट के ऊपर पेनल्टी नहीं है, आप कितना भी अमाउंट वापस कर सकते हैं। मैंने 10 लाख का लोन लिया, अब बैंक को ये था कि 10 लाख के ऊपर अगर 5 साल का है तो 5 साल के लिए हम यहाँ पर, तो 5 साल के लिए हम क्या करेंगे, 5 साल के लिए हम अर्निंग करेंगे, ठीक है, 5 साल के लिए अर्निंग करेंगे, लेकिन मैंने 1 साल के बाद पैसा वापस कर दिया। अब ये बेसिकली क्या हुआ, दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू द प्री पेमेंट, जो यहाँ पर एम्बेडेड ऑप्शन अवेलेबल थी कि लोन को प्रीपे किया जा सकता है। उसकी वजह से यहाँ पर अगर इंटरेस्ट रेट मान लीजिए 10 लाख का मैंने लोन लिया था, 9% के ऊपर इंटरेस्ट के ऊपर लोन लिया था एंड दिस वाज अ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट दैट वाज चार्ज्ड ओवर देयर, विच वॉज चार्ज ओवर देयर। अब क्या हुआ, मार्केट में इंटरेस्ट रेट ड्रॉप हो गया। नाउ द मार्केट इज बेसिकली एबल टू गिव द लोन एट 7%, 7% पर देने को तैयार है। अब मार्केट 7% पर देने को तैयार है, डेफिनेटली आई विल बी क्लोजिंग द लोन एट 9% एंड एक नया लोन ले लेंगे 7% के ऊपर। टेंडेंसी बढ़ गई ना जब यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कम हुआ, तो ये किसकी वजह से हुआ है, ये यहाँ पर एम्बेडेड ऑप्शन की वजह से हुआ है। तो डेफिनेटली इट इज अ सोर्स ऑफ इंटरेस्ट रेट रिस्क। सेकेंड, इट सेज यील्ड कर्व रिस्क, इट सेज यील्ड कर्व रिस्क। अब जब यहाँ पर हम डिफरेंट मैच्योरिटीज के लिए, किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के लिए डिफरेंट मैच्योरिटीज के लिए जब हम यील्ड को डेवलप करते हैं, लाइक से कि मैं यहाँ पर ट्रेजरी बिल की बात कर रहा हूँ, तो 91 डेज, 180 डेज के लिए, 364 डेज के लिए मैं यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर वैल्यूज को चेक किया। डिफरेंट जो मैच्योरिटीज थी मेरे पास यहाँ पर ट्रेजरी बिल्स की, उनके हिसाब से मैंने चेक किया। अब यहाँ पर जब मार्केट में चेंज होगा यानी कि इंटरेस्ट रेट में चेंज होगा, तो यहाँ पर यील्ड इनकी बराबर चेंज नहीं होगी। चाहे यहाँ पर इंटरेस्ट रेट बराबर चेंज हो रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ डेज के हिसाब से यील्ड भी तो चेंज होगी ना, तो यहाँ पर वो बराबर नहीं होगी। दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू व्हाट, वो किससे रिलेटेड होगा, दैट वुड बी रिलेटेड टू यील्ड कर्व रिस्क। नाउ एब्सोल्युटली दैट इज अ पार्ट ऑफ द सोर्स फॉर इंटरेस्ट रेट रिस्क। ओके, थर्ड, इट इज रिलेटेड टू स्ट्रेटेजिक रिस्क। अब स्ट्रेटेजी रिस्क तो अलग से एक टाइप है, दैट इज नॉट रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट रिस्क एट ऑल। तो यहां पर ये जो है थर्ड वन, दिस इज रॉन्ग। फोर्थ, सिस्टमिक रिस्क होता है, जो कि सिस्टम फेलियर की वजह से होता है, यानी कि सभी एंटिटीज जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अब एक एंटिटी फेल हो जाएगी तो दूसरी एंटिटी के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, दैट इज द बेसिकली रिलेटेड रेट, नॉट रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट। एंड द फिफ्थ वन, इट इज रिलेटेड टू नेट इंटरेस्ट पोजीशन रिस्क। नेट इंटरेस्ट पोजीशन रिस्क से रिलेटेड है, दैट इज बेसिकली द फिफ्थ वन ओवर हियर। Now what do you mean by net interest position risk? यानी कि बैंक के ऊपर अलग से आपके पास क्या बन सकता है, रिस्क बन सकता है। अब इस तरह से सोचिए, मेरे पास एसेट है, लायबिलिटीज है, मेरे पास एसेट्स हैं, लायबिलिटीज। अब इसमें मेरे पास एसेट में अगर मैं बात करता हूं तो मेरे पास टर्म लोन है फिक्स्ड रेट के ऊपर, एंड मेरे पास टर्म लोन है यहां पर फ्लोटिंग रेट के ऊपर, मेरे पास टर्म लोन है यहां पर फ्लोटिंग रेट के ऊपर। अब सिंपल सी चीज है, अब मेरे पास इंटरेस्ट सेंसिटिव कौन से एसेट है यहां पर, डेफिनेटली जहां पर फ्लोट हो रहा है वो इंटरेस्ट सेंसिटिव है। मार्केट में रेट चेंज होगा तो मेरी अर्निंग के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ेगा। मार्केट में अगर रेट चेंज हो गया तो मेरी अर्निंग के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ेगा, दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू इट। तो ये उस चीज से रिलेटेड हो गया, ठीक है। तो अब यहां पर लायबिलिटी साइड पर आ जाइए, मेरे पास सेविंग फंड डिपॉजिट्स हैं, मेरे पास कासा है, यानी कि मेरे पास कासा की बात नहीं करेंगे, करंट अकाउंट डिपॉजिट है। अब सेविंग फंड डिपॉजिट बेसिकली रिलेटेड है, अगर इंटरेस्ट रेट चेंज होगा तो उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन क्या मेरे पास करंट अकाउंट के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा? नो, क्योंकि करंट अकाउंट के ऊपर ऑलरेडी हम कोई इंटरेस्ट पे करते नहीं है। ओके, सो दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू व्हाट, दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू कि अगर मेरे पास, जब मैं अपने पास इंटरेस्ट रेट इफेक्टिवनेस की बात करता हूं ना, देन आई डू नॉट टॉक अबाउट जस्ट एसेट्स और लायबिलिटीज, वी आर कंसर्न्ड अबाउट द रिस्क सेंसिटिव एसेट्स एंड रिस्क सेंसिटिव लायबिलिटीज। तो हम रिस्क सेंसिटिव एसेट्स एंड रिस्क सेंसिटिव लायबिलिटीज की बात करते हैं, एंड जब अगर मेरे पास रिस्क सेंसिटिव एसेट्स जो हैं वो मेरे पास अगर ज्यादा हो गए रिस्क सेंसिटिव लायबिलिटी से, एक सिंपल सी चीज सोच के देखिए, अगर रिस्क सेंसिटिव एसेट्स जो हैं वो रिस्क सेंसिटिव लायबिलिटी से चेंज हो गए, तो यहां पर बेसिकली क्या होगा कि अगर तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गए, क्योंकि एसेट ज्यादा है, जहां से पैसा कमा रहा हूं, एंड लायबिलिटीज कम है मेरे पास, अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गए फिर तो फायदा ही फायदा, ठीक है, फिर तो फायदा ही फायदा हो जाएगा। लेकिन अगर यहां पर मेरे पास अब इस पोजीशन के ऊपर जब मेरे पास रिस्क सेंसिटिव एसेट्स ज्यादा है रिस्क सेंसिटिव लायबिलिटी से, एंड फर्दर अगर इंटरेस्ट रेट यहां पर मेरे ड्रॉप हो गया, तो उस केस में क्या होगा, डेफिनेटली मेरे पास अर्निंग कम हो जाएगी, लायबिलिटी के ऊपर मेरे पास यहां पर पैसा मुझे पे करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर
अगर मानता हूं कि 100 करोड़ के एसेट हैं, उनके ऊपर मेरे पास इंटरेस्ट रेट पहले चार्ज हो रहा था 9%, अब इंटरेस्ट कम हो गया, 9 करोड़ पहले आ रहा था मेरे पास, इंटरेस्ट आ रहा था, अब 7% हो गया तो मेरे पास 7 करोड़ आएगा, ठीक है। तो मेरी अर्निंग जो है वो इफेक्ट हो जाएगी, किसकी वजह से? क्योंकि आरएस से ज्यादा है आरएसएल से। अब सिंपल सी चीज आप बताएंगे, एक चीज आपको यहां पर आंसर करनी है इसी की रिलेशन में, कि अगर मेरे पास आरएसए जो है, इफ RSA ओवर हेयर इज लेसर देन RSL, यानी कि रिस्क सेंसिटिव लाइबिलिटी से कम है, तो उसके केस में अगर इंटरेस्ट रेट मेरे पास यहां पर इंक्रीज होता है तो फायदा होगा या नुकसान होगा? जल्दी से जल्दी आपको आंसर करना है। तो यहां पर ये प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, उसके रिलेटेड फटाफट से आपको यहां पर आंसर करना है, ठीक है। पहले इसका आंसर कर दीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आते हैं। सो काइंडली डू आंसर एट द अर्लीस्ट। आंसर्स मेरे पास काफी तरह के आए हैं, ऑप्शन बी भी आया आंसर, ऑप्शन ए भी आया आंसर। सो लेट्स हैव अ लुक एट इट कि यहां पर आंसर किसका सही है। लेकिन पहले बताइए कि फायदा होगा कि नुकसान होगा? डेफिनेटली इट इज लॉस। तो यहां पर मेरे पास क्या होगा? लॉस हो जाएगा। क्यों? अगर मेरे पास मान लीजिए मेरे पास एसेट थे 50 करोड़ के, लाइबिलिटीज थी 100 करोड़ की, इसके ऊपर इंटरेस्ट था 9%, इसके ऊपर इंटरेस्ट था 7%। अब मैंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, कितना? 2% के साथ बढ़ा दिया। पहले यहां पर 9 का हो गया 11, 9 का हो गया 11, यहां पर हो गया 7 का हो गया 9, ठीक है। अब यहां पर मेरे पास इंटरेस्ट जो आएगा वो तो आएगा 50 लाख के हिसाब से आएगा, लेकिन यहां पर इंटरेस्ट जो मुझे पे करना है वो अब 9% के हिसाब से पे करना है, तो अल्टीमेटली मुझे क्या होगा? यहां पर लॉस होगा। इज इट करेक्ट? ये पॉइंट समझ में आ गया रिस्क सेंसिटिव एसेट्स का एंड रिस्क सेंसिटिव लायबिलिटीज का। तो यहां पर लॉस होने वाला है, ठीक है। तो यहां पर जो आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, क्योंकि नेट इंटरेस्ट पोजीशन रिस्क इसी से रिलेटेड है, आरएसए आरएसएल से रिलेटेड है। सो 1 and second and fifth, 1 2 and 5 are correct. So right answer would be option B over here, क्योंकि हमने ये बताने थे कि कौन से सोर्सेज हैं। So option B जो है that would be the right answer in this regard. Option B over here is the right answer in this regard. Is that clear? And सबसे पहले जो आंसर यहाँ पर पोस्ट किया है that has been posted by मीनू शर्मा and further it has been posted by फयाज अहमद। ओके, तो यहां पर दोनों ने यहां पर आंसर सही पोस्ट किया है। सो यहां पर ऑप्शन बी जो है दैट वुड बी द राइट वन। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। इट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैच्ड करेक्टली। हमने बताना कि कौन से ऑप्शंस यहां पर करेक्टली मैच्ड हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट सेज मिसमैच रिस्क, इट सेज इट अराइजेज फ्रॉम होल्डिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज विद डिफरेंट मैच्योरिटी डेट्स और रीप्राइजिंग डेट्स ओनली। तो अगर आप यहां पर एसेट्स एंड लायबिलिटीज को डिफरेंट मैच्योरिटी डेट्स के साथ या रीप्राइजिंग डेट्स के साथ होल्ड करते हैं, तो ही आपके पास यहां पर क्या होता है? आपके पास मिसमैच रिस्क होता है, आपके पास यहां पर मिसमैच रिस्क होता है। एंड सेकंड इट सेज बेसिस रिस्क। पहली चीज को मैं आपको ये बताता हूं कि मिसमैच रिस्क होता क्या है। मिसमैच रिस्क क्या है? जैसे मान लीजिए मेरे एसेट की पोजीशन है, मेरी लायबिलिटीज की पोजीशन है। अब किसी एक पर्टिकुलर टाइम होराइजन के ऊपर, लेट्स से ओवर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ, वी आर जस्ट लुकिंग एट द फैक्टर कि एक महीने के अंदर अंदर मेरे पास मेरे एसेट्स कितने हैं, मेरे पास मेरी लायबिलिटीज कितनी है, मैच्योरिंग एसेट्स कितने हैं, मैच्योरिंग लायबिलिटीज कितनी है। अब इनका मैं लेवल देख लूंगा। लेट्स से कि मेरे पास मैच्योरिंग एसेट्स हैं 100 करोड़ एंड फर्दर मेरे पास मैच्योरिंग लायबिलिटीज हैं 110 करोड़। मेरे पास मैच्योरिंग लायबिलिटीज हैं 110 करोड़। अब अल्टीमेटली होगा क्या? लायबिलिटीज ज़्यादा हो गई हैं, एसेट्स कम हो गए हैं, तो यहां पर कौन सा रिस्क हो जाएगा? यहां पर मिसमैच रिस्क हो जाएगा, क्योंकि यहां पर आपके पास एसेट्स जो है, लायबिलिटीज जो है वो आपस में मैच नहीं कर रहे हैं। उनका हो सकता है कि प्रिंसिपल अमाउंट भी डिफरेंट हो सकता है ना, प्रिंसिपल अमाउंट डिफरेंट हो, या मैच्योरिटी डेट्स डिफरेंट हो, या रिप्राइजिंग डेट डिफरेंट हो। तो तीनों ही वजह से होता है, नॉट ओनली ड्यू टू द मैच्योरिटी डेट्स और रिप्राइजिंग डेट, बट कैन आल्सो भी ड्यू टू द प्रिंसिपल प्राइसेस। अगर आपके प्रिंसिपल रेट भी कम है ना, यहां पर मैच नहीं करे, तो भी आपके पास मिसमैच रिस्क हो सकता है। एंड ये दिस मिसमैच रिस्क इज आल्सो सेड टू बी एज गैप रिस्क। इसको गैप रिस्क भी कहते हैं। ओके, तो ये एसेट लायबिलिटीज के अमाउंट के बीच में भी हो सकता है, एंड फर्दर उसकी वजह से अगर इंटरेस्ट रेट में चेंजेस होते हैं तो आपके पास यहाँ पर आपकी अर्निंग थी वो यहाँ पर कम हो सकती है। तो डेफिनेटली दिस इज नॉट मैच्ड करेक्टली। ये तो यहाँ पर करेक्टली मैच नहीं है, ये यहाँ पर करेक्टली मैच हम कहेंगे नहीं है। एंड सेकंड इट सेज बेसिस रिस्क interest rates of different assets and liabilities based upon different benchmarks may change in different magnitudes। तो बेसिस रिस्क होता क्या? व्हाट डू मीन बाय बेसिस रिस्क? लेट्स से कि मेरे पास यहां पर 2 लोन अकाउंट है,
मेरे पास यहाँ पर दो लोन अकाउंट नहीं कहेंगे, एक एसेट साइड है एक लाइबिलिटी साइड है। अब दोनों के ऊपर जो रेट है दैट इज फ्लोटिंग रेट, इसमें बेंचमार्क जो है दैट इज B1 एंड इसमें बेंचमार्क जो है दैट इज B2। लेट्स से कि यहाँ पर पहले दोनों ही यहाँ पर सेम चल रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट में चेंज हो गया, तो इसमें भी चेंज हो गया। ठीक है, लेट्स से पहले ये बेंचमार्क B1 था 6% एंड ये बेंचमार्क B2 था 8%, मेरा स्प्रेड था 2% का। अब ये चेंज हो गए मार्केट में, अब ये दोनों इंक्रीज हो गए, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड ये हो सकता है ना कि सेम अमाउंट में चेंज ना हो। तो ये यहाँ पर B1 इंक्रीज हुआ 1% के साथ, ये 7% हो गया, ये इंक्रीज हो गया यहाँ पर 0.5% के साथ, ये 8.5 हो गया। जहां पर पहले मेरी जो नेट इंटरेस्ट यहां पर इनकम थी वो 2% की थी, नाउ डेट इज बेसिकली 1.5%, वो 1.5% हो गई है। तो बेसिकली ये चीज क्या हो रही है, मेरी जो नेट इंटरेस्ट इनकम थी वो यहां पर कम हो रही है। तो ये कौन सा रिस्क हुआ, डेट इज अ बेसिस रिस्क ओवर हियर। सो इंटरेस्ट रेट्स ऑफ डिफरेंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज बेस्ड अपॉन डिफरेंट बेंचमार्क्स मे चेंज इन डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ये सही हो गया। एंड थर्ड, इट इज रिलेटेड टू प्राइस रिस्क। Price risk, it says it occurs when assets are sold before their maturities। जब आप मैच्योरिटी से पहले एसेट्स को बेच देते हैं, that is basically the price risk, उसे हम कहते हैं प्राइस रिस्क। लेकिन प्राइस रिस्क बेसिकली मार्केट रिस्क होता है एंड इट अकर्स व्हेन एसेट्स आर सोल्ड बिफोर द मैच्योरिटी डेट्स। जब मैच्योरिटी डेट से पहले आप बेचते हैं तो इंटरेस्ट रेट का फर्क पड़ेगा ना, अगर तो आप मैच्योरिटी पर ही बेचेंगे तो इंटरेस्ट रेट का इंपैक्ट कैसे पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन सी भी हमारे पास गलत है। सो आंसर क्या होगा, आंसर इज ऑप्शन बी ओवर हियर। तो आंसर जो है दैट इज ऑप्शन बी ओवर हियर। एंड सबसे पहले जो आंसर पोस्ट किया गया है दैट हैज बीन पोस्टेड बाय मीनू शर्मा ओवर हियर। तो मीनू शर्मा जी ने सबसे पहले इंटरेस्ट आंसर पोस्ट किया है यहाँ पर रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 3, रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो यहाँ पर मैं इस आंसर को मार्क कर देता हूँ, बेसिस रिस्क की डेफिनेशन। आई होप कि आपको यहाँ पर मिसमैच रिस्क एंड फर्दर प्राइस रिस्क की डेफिनेशन के बारे में भी क्लैरिटी हो गई होगी। अब इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर सोर्सेज जो होते हैं मैं उन सब के बारे में आपको यहाँ पर बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया रहे कि बेसिकली हम बात क्या कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो पहली चीज़ तो हमने पढ़ी थी डेट वाज रिलेटेड टू द गैप रिस्क, जो गैप रिस्क की डेफिनेशन ऑलरेडी आपको बता दी है, जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट या मैच्योरिटी डेट्स में डिफरेंस आ सकता है। सेकंड, इट इज रिलेटेड टू बेसिस रिस्क, जिसके बारे में इसी क्वेश्चन में हमने बात की है। थर्ड, इट इज़ अ नेट इंटरेस्ट पोजीशन रिस्क, जो मैंने आपको अभी बताया था कि RS से जो आपके हैं या RSL हैं उनकी कंपोजिशन ज़्यादा कम हो सकती है, उसका इंपैक्ट पड़ता है जिसकी वजह से रिस्क अराइज होता है। एंड फर्दर, इट इज़ रिलेटेड टू द एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी पहले इसी सेशन में बात की है। That is a embedded option risk. That is a embedded option risk. And then it is related to the yield curve risk. It is a yield curve risk over there. तो ये मेरे पास हो गया yield curve risk हो गया। And further it is a price risk, जिसके बारे में हमने बात की। तो ये ऑलरेडी हम इनके बारे में बात कर चुके हैं, इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ठीक है, एंड फर्दर इट इज अ री इन्वेस्टमेंट रिस्क, जिसके बारे में मैंने अभी आपको नहीं बताया। री इन्वेस्टमेंट रिस्क, जिसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया। अब री इन्वेस्टमेंट क्या होती है, जैसे मान लीजिए एक बॉन्ड की मैं बात करता हूँ, तो बॉन्ड के केस में क्या होता है, मेरे पास यहाँ पर कूपन्स आ रहे हैं, आई एम रिसीविंग द कूपन्स एंड एट द मैच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड आई विल बी रिसीविंग द पार वैल्यू, या फिर जिसको हम फेस वैल्यू कहते हैं, या जिसको हम पार वैल्यू कहते हैं या फेस वैल्यू कहते हैं, वो मैं यहाँ पर रिसीव करूँगा इन केस ऑफ बॉन्ड। अब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद मुझे ये कूपन रिसीव हो रहे हैं, मुझे यहाँ पर ये पार वैल्यू जो है वो यहाँ पर रिसीव हो रही है, लेकिन एक एजम्पशन रहती है। जब भी मैं यहाँ पर YTM की बात करता हूँ तो एक एजम्पशन रहती है। क्या एजम्पशन रहती है, इट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू कि जो भी कैश इनफ्लोज मेरे पास आए हैं, वी जस्ट एज्यूम कि वो सेम रेट के ऊपर हमने फर्दर इन्वेस्ट किए हैं मार्केट में। ठीक है, जबकि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, बिकॉज देखिए मेरे पास 5 साल का बॉन्ड था, तो पॉसिबल थोड़ा ना कि 5 साल में इंटरेस्ट रेट जो है वो मेरे पास सेम रहेगा। इट कुड ऑल्टर ओवर देयर ना, दैट कैन ऑल्टर ओवर देयर। तो वो चीज़ यहाँ पर रहती है कि मेरे पास यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है दैट कैन ऑल्टर ड्यूरिंग द पीरियड। तो आपके पास जो इन्फ्लोज होते हैं आप उनको सेम अमाउंट के ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर पाते। इफ आई से आई वाज अर्निंग 9% ऑन माई एसेट्स, मैं अपने एसेट के ऊपर, अपने बॉन्ड के ऊपर 9% अगर मैं अर्न कर रहा था, ठीक है, 9% मैं अर्न कर रहा था, लेकिन अब मैं जरूरी तो नहीं है कि जब मेरे पास कैश इनफ्लो आया तो मैं 9% ही अर्न कर पाऊंगा। इट मे बी द केस दैट आई विल बी अर्निंग मोर और इट विल बी आल्सो बी द केस कि मैं कम अर्न कर पा रहा हूं। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि वहां पर प्रोबेबिलिटी बन गई है लॉस होने की, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि मेरे को लॉस हो सकता है, दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू इट। ओके, तो वो री इन्वेस्टमेंट रिस्क से रिलेटेड है। इज दैट क्लियर?